नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो आपके सामने नजर आ रहा है वो है नोट्स फ्रॉम अ ईयर ऑफ अनईज। देखिए ऑलमोस्ट 2020 खत्म हो रहा है, 2021 में हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। 3 दिन बाद न्यू ईयर आ जाएगा, आज है 28 दिसंबर। तो अभी ऐसे केसेस में इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई है 2020 के साल में, उसके बारे में इस आर्टिकल में एक ब्यौरा दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो आपके लिए बनाई जाए, जिसमें 2020 में कौन कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने आई हैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो इसके लिए मैं एक अलग से पीपीटी, एक अलग वीडियो आपके लिए बताऊंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ये देखिए एक अच्छा आर्टिकल है। वैक्सीन ऑलमोस्ट बन गई है, बहुत सारी वैक्सीन थर्ड फेज ऑफ ट्रायल में है। अभी थर्ड फेज ऑफ ट्रायल से क्लियर होने के बाद वो इंडिया में किस तरीके से बांटी जाएंगी, इसके ऊपर एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सरकार बना रही है। सरकार उसके लिए ड्राई रन भी करवा रही है। ड्राई रन से रिलेटेड भी आज एक आर्टिकल है, देखिए ये है आपके सामने एसेंशियल ड्राई रन। तो ये दोनों आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट एक आर्टिकल है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में क्या बोला जा रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल में है एक लेफ्ट फ्रंट। अब आप बोलोगे कि ये वेस्ट बंगाल का लेफ्ट फ्रंट क्या है दोस्तों, तो आप यहां देखिए लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। तो आती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा, 1939 में किसने बनाया था इसको, सुभाष चंद्र बोस साहब ने। हालांकि सुभाष चंद्र बोस साहब ने जो इसको बनाया था और आज जो है उसमें बहुत फर्क है। फिर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड विप्लवी बंगला कांग्रेस। ये सब आते हैं लेफ्ट फ्रंट में, ठीक है ना भाई। तो लेफ्ट फ्रंट एक फ्रंट है दोस्तों, बहुत लंबे समय तक ये लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल में ताकत में रहा है। आप समझ सकते हो 1977 से लेकर 2011 तक आप कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल में ये लेफ्ट फ्रंट ताकतवर रहा है। 2011 में ये हार गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, और ममता बनर्जी जी, हमारी प्यारी दीदी जी, चीफ मिनिस्टर बन गई। तो अब बंगाल की पॉलिटिक्स में लगभग पिछले 10 साल से ममता बनर्जी जी राज कर रही हैं। उससे पहले लेफ्ट फ्रंट राज करता था। आज की डेट में लेफ्ट फ्रंट की एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अब जो 2021 में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें एक मेजर फोर्स नजर आ रही है बीजेपी, दूसरी मेजर फोर्स नजर आ रही है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और तीसरी मेजर फोर्स नजर आ रही है लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का ये जो कॉलिशन बनता नजर आ रहा है। अब ये कॉलिशन कितना पोटेंट होगा और किस हद तक ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएगा, उसके बारे में इस आर्टिकल में कुछ बात कही गई है, इसको देखते हैं। फिर भाई अगला आर्टिकल, द फैकेट क्रैक्स फॉर चाइना। 2020 में, अब देखिए चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, चाइना की इकोनॉमी कोविड-19 में भी बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं 2020 में चाइना में कुछ फैकेट्स नजर आए, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए हैं। बस उस प्रॉब्लम को यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया। अब से क्या डिस्कस करूं, वैसे तो इंडिविजुअली मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करी हैं, बट ठीक है, एक आर्टिकल इसका भी अलग से बनता है, एक वीडियो इसकी भी अलग से बनती है। थोड़ा इस तरीके की वीडियो में मसालेदार टाइप का कंटेंट होता है, अच्छी भी लगती है, और मैं अपनी वीडियोस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन तो देता ही हूँ। फिर यर्निंग फॉर एन एंड टू इम्प्यूनिटी। भाई ये जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल मंडे को हमेशा आता है और मैं हमेशा इसको स्किप करता हूँ, ऐसा जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अ कॉस्टली डील फॉर सूडान। रिसेंटली सूडान को एक टेरर कंट्री की लिस्ट से हटाने के लिए, टेररिस्ट कंट्री की लिस्ट से हटाने के लिए एक ट्रेड ऑफ किया है यूएसए ने सूडान के साथ। सूडान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इजराइल के साथ अच्छा किया है, और उसके बदले में सूडान को जो टेररिस्ट नेटवर्क्स को सपोर्ट देने वाली कंट्री है उसके लिस्ट से हटाया गया। तो अब यहाँ पे सूडान का ये जो स्टेप है, इसको थोड़ा ये आर्टिकल क्रिटिसाइज कर रहा है। ये बोल रहा है कि देखिए सूडान में जब भी कोई की डिसीजन लेने की बात आती है, तो वो की डिसीजन लोगों का होना चाहिए, ना कि वहां की अनइलेक्टेड सरकार का। अभी के लिए जो सूडान में सरकार है वो अनइलेक्टेड है। 2019 तक वहां पे एक मिलिट्री सरकार राज कर रही थी, बशर ये रशीद नाम के प्राइम मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट में, उनको हटाया गया 2019 में, और अभी के लिए एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल राज कर रही है सूडान में। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2022 तक सूडान में डेमोक्रेसी आ जाएगी। अभी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो तो एक अलग बात है, बट यहाँ पे सूडान ने ये जो ट्रेड ऑफ किया है वॉशिंगटन के साथ, इसराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने का, ताकि इसको टेररिस्ट कंट्रीज की लिस्ट से हटा दिया जाए, ये सही नहीं है। ये सूडान की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सूडान ये जो स्टेप ले रहा है ये अपनी मर्जी से नहीं ले रहा है, ये यूएस के प्रेशर के अंदर आके ले रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले एक्चुअली मैं इसी आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो बिल्कुल कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस पर कमेंट जरूर करिए, इन सब चीज़ों से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, इसलिए बार बार मैं ये सब चीज़ें आपको करने के लिए कहता हूँ। ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी।
आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी रिसेंटली मूव to remove Sudan's designation, which has been since 1993 as a state that sponsors terrorism. 1993 से सूडान को एक ऐसे स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करके रखा गया है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। सबसे पहले तो भाई सूडान की लोकेशन देखते हैं। अफ्रीका दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट, सूडान दिख रहा है, इसकी आज़ादी है, इसकी राजधानी खार्तूम। पहले सूडान एक बहुत बड़ी कंट्री थी, चूंकि साउथ सूडान भी सूडान में आता था, अब साउथ सूडान सूडान से अलग हो चुका है। सूडान के अगर नेबर्स की आप बात करें तो नॉर्थ में आता है इजिप्ट, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी इसके साथ बाउंड्री बनाता है, ईस्ट में एरिट्रिया है, फिर इथोपिया है, साउथ में साउथ सूडान है, फिर साउथ वेस्ट में है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ नॉर्थ वेस्ट में है आपका लिबिया, और वेस्ट में है आपका चाड। ये है भैया सूडान की नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो भाई 1993 से सूडान उस लिस्ट में था, उन स्टेट्स की लिस्ट में था जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। यूएस के साथ सूडान की एक डील हुई जिसके चलते सूडान ने अपने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए और यूएस ने सूडान को टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाली लिस्ट से हटा दिया। अब भले ही इससे सूडान को फायदा होंगे, लेकिन ये जो स्टेप है ना, ये सोवरेन नेशन का स्टेप नहीं है, क्योंकि यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यूएसए सूडान को टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। यूएसए सूडान को बोल रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा तो आपको ये चीज मिलेगी। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द सुडानीज गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल which looms at Khartoum's trade-off for terror delisting should be the sole prerogative of the people of that country। यानी कि अगर आपको इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने थे तो आपकी सरकार, जिसको लोगों ने चुना है, उसको अपनी मर्जी से, अपनी मनमर्जी से, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के स्टेप लेना चाहिए था, ना कि वॉशिंगटन के प्रेशर के अंदर आके ये स्टेप लेना चाहिए था। तो वॉशिंगटन अपनी विल को यहां पे इंपोज करने की कोशिश कर रही है, ये बात यहां पे साफ साफ नजर आ रही है। और खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि सूडान एक ऐसी कंट्री है जो एंटी इजराइल फ्रंट में बहुत आगे रही है। अरब लीग गैदरिंग हुई थी 1967 के बाद, उस अरब लीग गैदरिंग को होस्ट किया था खार्तूम में, और इस अरब लीग गैदरिंग में डिसाइड किया गया था, 3 स्टेप्स डिसाइड किए गए थे इजराइल के अगेंस्ट। 1967 का 6 डे वार हुआ था, इजराइल जीत गया था, और उसके बाद इजराइल के अगेंस्ट अरब लीग के सारे कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं देंगे, हम इजराइल के साथ किसी भी प्रकार का निगोशिएशन नहीं शुरू करेंगे, और ना ही हम इजराइल को कभी भी एक अलग कंट्री मानेंगे और उसके साथ पीस की बात करेंगे। मतलब इजराइल के साथ हम कांस्टेंट वॉर पे इनफॉर्मली। तो एक समय पे खार्तूम सूडान का इस तरीके का जो एटीट्यूड था वो था किसकी तरफ, इजराइल की तरफ। और आज की डेट में इजराइल के साथ मांडवली हो रही है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर में हो रही है, और ये बात प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक के स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं देखने को मिला है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात की जाए। अब देखिए, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेजिग्नेशन ऑफ सूडान एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एज रिलेटिवली क्लियर। देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने इस बात को इंश्योर किया कि 1993 में जो सूडान था ये उन कंट्रीज के लिस्ट में आ गया जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। इसको भी समझना जरूरी है कि भाई ये सूडान ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में पहुंचा कैसे। तो कहीं ना कहीं सूडान में एक बहुत लंबे समय से मिलिट्री रिजीम रहा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, और ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी सूडान की, वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती थी। अब देखिए पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमास और हिजबुल्लाह, ये तीनों एंटी इजराइल ग्रुप हैं, और इजराइल यूएसए का बहुत अच्छा दोस्त है। तो ऑब्वियस सी बात है, इजराइल के अगेंस्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस में यूएसए सैंक्शन लगाएगा, और कहीं ना कहीं पीएलओ, हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट देने की वजह से आपका ये जो सूडान नाम की कंट्री है इसको स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया गया। फिर कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन को भी 1996 से सपोर्ट दे रहा था सूडान। तो कहीं ना कहीं सूडान के इन स्टेप्स के चलते सूडान को स्पॉन्सर और टेररिज्म की लिस्ट में डाला गया। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि सूडान उस समय जो कर रहा था और आज का जो सूडान है वो सेम है। आज के और उस समय के सूडान में बहुत फर्क आ गया है। उमर हसन अल बशीर, इनकी 30 साल की मिलिट्री डिक्टेटरशिप खत्म हो गई 2019 की अपराइजिंग में, और 2019 की अपराइजिंग में एक बॉडी आई टीएमसी, ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल, और अभी के लिए सूडान में कौन चल रहा है, ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल। और ये ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने बोला है कि भाई 2022 तक हम सूडान में डेमोक्रेसी ले आएंगे। ये जो 2019 में मास अपराइजिंग हुई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई सूडान में डेमोक्रेसी लेके आइए और मिलिट्री डिक्टेटरशिप हटाइए। मिलिट्री का काम है कंट्री को प्रोटेक्ट करना, तो मिलिट्री को बैरक्स में भेजो वापस कि भाई मिलिट्री
पॉलिटिशियंस के अंदर काम करे, मिलिट्री डायरेक्शंस ले, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ना हो जाए, ठीक है। तो एक ये रीजन था। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो री इंटीग्रेशन हुआ है सूडान का ग्लोबल इकोनॉमी में, देखिए इसके बहुत फायदे हैं। भले ही यहाँ पे सूडान को क्रिटिसाइज कर रहा है ये ऑथर, ये आर्टिकल, कि भाई वॉशिंगटन के प्रेशर के नीचे बकल डाउन कर गए हैं, इसराइल के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए वॉशिंगटन के प्रेशर के अंदर में आके, लेकिन फायदा भी बहुत है। इस डिसीजन से सूडान की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल कम्युनिटी में इंटीग्रेट करेगी, तो जो नेशनल डेब्ट है सूडान का उसको ये आसानी से वापस दे पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी सूडान में, और सूडान की इकोनॉमी को जो भारी नुकसान पहुंचा था 2011 में, एक्चुअली 2011 में जो साउथ सूडान नाम की कंट्री थी वो सूडान से अलग हो गई थी। मैंने अभी बताया ना आपको मैप में कि जो साउथ सूडान था आपका, दिस वाज फर्स्ट अ पार्ट ऑफ सूडान, लेकिन यहाँ पे एक बहुत लंबा सिविल वॉर चला और बीच फिर बाद में जो साउथ सूडान था वो सूडान से अलग हो गया, और सारे ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे साउथ सूडान में, जिसके चलते ओवरऑल काफी पैसों का नुकसान हुआ है सूडान को। ऐसे केसेस में फिर कोविड 19 का पैंडेमिक भी आ गया, बहुत वर्स्ट फ्लड्स आए, फूड शॉर्टेजेस हो गई, जबरदस्त इन्फ्लेशन, सीवियर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी ऐसे केसेस में सूडान के अंदर हालत इतनी खराब है कि वो अपने आप को देखें या फिर ये जो पैलेस्टीनियंस है उनके इश्यूज को देखें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम इजराइल के साथ एक डील साइन कर रहे हैं। इजराइल के साथ डील साइन करने का ये भी फायदा था कि कुछ इजरायली इन्वेस्टमेंट आएगी तो भी इनकी इकोनॉमी को फायदा होगा। इससे सूडान की इकोनॉमी को ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस मिलेगा, डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस ये कर पाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3 डेकेड्स के बाद शुरुआत होगी फिर से, कहां पे, सूडान में। तो ये फायदा है सूडान का इस डील को साइन करने का। और यहां पे एक चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर, यहां पे यूएसए की अप्रोच को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, जब भी दो कंट्रीज के बीच में रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती है, कहीं ना कहीं दोस्ती में इमोशनल एलिमेंट होना चाहिए। हालांकि इंटरेस्ट होता है, बट कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ विलिंगली इंगेज करें, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लोगों, मतलब दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ विलिंगली इंगेज करें, तभी आपका ट्रेड, इकोनॉमिक या कल्चरल एस्पेक्ट जुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा। अभी ऐसे केसेस में वॉशिंगटन के प्रेशर के अंदर सूडान ने डील साइन कर तो ली, बट अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर नहीं हो पाया तो भाई किस हद तक आप रिश्ते सुधार पाओगे इजराइल और सूडान के बीच में। आप सोचो, यूएस एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुआ केनिया में और तंजानिया में, अलकायदा ने अटैक करवाया था। केनिया और तंजानिया के ऊपर सैंक्शन लगवा दिए, किसने, यूएसए ने। सैंक्शंस को हटाया कब, जब $300 मिलियन का कंपनसेशन दिया केनिया और तंजानिया ने। तो कुल मिला के यूनाइटेड स्टेट्स की डीलिंग को क्रिटिसाइज करते हुए ऑथर यहां पे बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हर चीज ट्रांजैक्शन के फॉर्म में करता है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास हर चीज का एक कंपनसेशन है पैसे के फॉर्म में, बट हर चीज पैसे के फॉर्म में नहीं हो सकती। यहाँ पे सूडान और इजराइल के लोग जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक उनके रिश्ते उस लेवल पे अच्छे हो पाए या नहीं हो पाए, इसमें थोड़ा डाउट है। और अगर सूडान को इस तरीके का कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन सिर्फ सूडान की तरफ से आना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी कंट्री के प्रेशर के अंदर नहीं आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे यूएस के प्रेशर के अंदर निकल के आ रहा है। बट ठीक है, काम भर की चीजें हमने देख ली हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सही क्या नहीं है, ये हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं भाई, ये तो अपने समय पे वो पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड करेगी। आगे बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप, द ज्योग्राफिकली सिलेक्टेड कांग्रेस लेफ्ट अलायंस इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि भाई इस लेफ्ट अलायंस में आता कौन कौन है। अब देखिए, द कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट अलायंस फॉर द असेंबली इलेक्शंस in West Bengal is notable for several reasons, though not unexpected. Both have been cooperating at the national level for several years now and were partners in the recently assembly elections in Bihar. देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय काफी खराब चल रही है। ओवरऑल देश में इनकी स्टैंडिंग उतनी अच्छी है नहीं। एक समय पे यही पार्टी ने, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई थी, और आज की डेट में बीजेपी के क्रेडिबल अपोजिशन की तरह भी सामने नहीं आ पा रही इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, बट वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में अभी के लिए दो ही डोमिनेंट पार्टीज नजर आ रही हैं, एक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और दूसरा है आपका भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट फ्रंट अलायंस है, जो कि 2011 में पावर से बाहर चला गया था वेस्ट बंगाल में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पावर ले ली थी। 2011 से पहले की जो लेफ्ट फ्रंट था, जिसने 1977 से 2011 तक ताकत अपने पास रखी थी लगभग 34 सालों के लिए, उसके साथ कांग्रेस यहाँ पे एक अलायंस बना रहा है। और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का एक अलायंस बन रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का एक अलायंस है। रिसेंटली बिहार में जो इलेक्शंस हुए थे महागठबंधन के, वहां पे भी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक दूसरे के साथ थे। ओके, तो ये सब बातें यहां पे ये हैं। लेकिन अब देखिए, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है आपकी
वेस्ट बंगाल की इट इज डोमिनेटेड बाय ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लेड बाय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड द बीजेपी। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए स्टेट से, कहीं बाहर ना हो जाए, क्योंकि लड़ाई तो बीजेपी और इसके बीच ही में है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने ड्रामेटिकली एंट्री मारी है, कहां पे? वेस्ट बंगाल में। कब? 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी कैटर्ड 40% ऑफ द वोट्स एंड 18 लोकसभा सीट्स। भाई बहुत बड़ी बात है, 18 लोकसभा सीट जीती किसने? बीजेपी ने। भाई जबरदस्त अपोजिशन दिया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी अपने आप में कम नहीं है। 2011 में लेफ्ट फ्रंट को हरा के पावर में आए। लेफ्ट फ्रंट 34 साल से पावर में था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिक्स में भी एक शैलोनेस नजर आती है, एक डेप्थ नहीं नजर आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप में। और रिसेंटली अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखो, पिछले एक से जब से 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए उसके बाद की अगर आप बात करो, तो भाई जो एसर्बिकनेस है, जो बिटरनेस है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, जेपी नड्डा जी की कॉन्वॉय पे बम फेंक दिया, मतलब मॉब वायलेंस हो रहा है। तो यहां पे जो पॉलिटिक्स है वेस्ट बंगाल की बहुत गंदी हो रही है, बहुत क्रूड होती जा रही है। और ऐसी गंदी क्रूड पॉलिटिक्स के बीच में हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रेजेंट करे लोगों को। लोगों को कुछ तो ऑप्शन मिले कि भाई चलो, हम अगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को वोट ना देना पाए और बीजेपी को वोट ना देना चाहे, तो हमारे पास कोई तीसरी पार्टी तो हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे ऐसा बोला जा रहा है। अब ये ऑथर के व्यू पॉइंट्स है दोस्तों, ये मेरे व्यू पॉइंट्स नहीं। इस आर्टिकल में लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूं कि जो 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें से जो मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं पे हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को कुछ वोट मिल जाए तो मिल जाए। हिंदू मेजॉरिटी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बीजेपी को ही वोट मिलेगा, एक बात ये बोली जा रही है। फिर ये बोला जा रहा है कि भाई कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट अगर वोट लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी जी के वोट को काट देंगे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वोट को काट देंगे और बीजेपी को यहां पे स्ट्रांग बना देंगे। फिर ये भी बोला जा रहा है कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं। मान लीजिए लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने यहां पे एक गठबंधन बना भी लिया, एक कॉलिशन बना भी लिया और साथ साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की आइडियोलॉजीज अलग है। भाई लेफ्ट फ्रंट की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में बहुत रीजन वाइज बटी हुई, क्योंकि पूरे देश में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। ओवरऑल कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं कोहैबिटेशन, कल की डेट में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मिलकर जीत भी जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रह के राज कर पाएंगे, इस बारे में भी बहुत बड़ा डाउट है। ये बोला गया इसमें दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या होता है। 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन होने वाले वेस्ट बंगाल में, समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं एसेंशियल ड्राई रन, कांस्टेंट लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर वैक्सीनेशन इज एसेंशियल। देखिए अगले कुछ कपल वीक्स में, अगले कुछ 1-2 हफ्तों में फेज 3 डाटा आ जाएंगे 2 कोविड-19 की वैक्सीन के जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। इसमें फाइजर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फाइजर के फेज 3 ट्रायल्स इंडिया में नहीं हो रहे। और उसके बाद इनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। ये 2 वैक्सीन कौन सी हैं? एक तो एस्ट्राजेनेका है, दूसरी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कम से कम नहीं तो 15-20 बार बात कर चुका हूं मैं अपने वीडियोस में उनके बारे में, ठीक है। फाइजर की बात नहीं हो रही है। तो अब ये जो 2 वैक्सीन है, फाइजर को एक्चुअली में इंडिया के लिए एक बहुत वायबल अल्टरनेटिव माना भी नहीं जा रहा है। उसका रीजन ये कि फाइजर को स्टोर करना है आपको -30, -40, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस हिसाब का स्टोरेज हार्डवेयर इंडिया के पास नहीं है। हालांकि जो बाकी 2 वैक्सीन बन रही हैं उनके स्टोरेज हार्डवेयर इंडिया के पास है। इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें जो वैक्सीन की स्टोरेज है, वहां पे इन वैक्सीन को भी स्टोर किया जा सकता है। अब देखिए कोविड-19 की वैक्सीन का हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में अप्रूवल आ जाए, और मान लीजिए किसी एक वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाता है तो उस वैक्सीन को बहुत मेजर स्केल पे पूरे कंट्री में रोल आउट किया जाएगा। और सबसे पहले जो हाईएस्ट 4 हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएंगी हेल्थ केयर वर्कर्स को, ठीक है। इंडिया मिलियंस ऑफ यंग केयर चिल्ड्रन को वैक्सीन देता है इंद्रधनुष मिशन के अंदर, तो उसी इंद्रधनुष मिशन वाली सप्लाई चेन का इस्तेमाल करके कोविड की भी वैक्सीन बांटी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन बिल्कुल मिशन इंद्रधनुष के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। पहली बार कोई वैक्सीन है जो कि एडल्ट्स को दी जाएगी, ठीक है भाई। फिर अगर आप यहां पे बात करो तो ये जो एडल्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ एडल्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, उनको वैक्सीन देनी है। अभी बच्चों का तो सिंपल था कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको वैक्सीन देनी है। अभी आपने ग्रुप्स डिसाइड कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए पूरी पॉपुलेशन में, और ग्रुप वाइज आप मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो भाई आप मेडिसिन दे रहे हो किसको?
हेल्थ वर्कर्स को, जो 50 साल से बूढ़े आदमी उनको वैक्सीन दे रहे हो, जिनको ऑलरेडी बहुत कोई तगड़ी बीमारी हो रही उनको दे रखे हो, और जो एसेंशियल सर्विसेज में उनको दे रखे हो। तो आपको सेग्रीगेशन करना है, और सेग्रीगेशन आसान नहीं है। उसके बाद वैक्सीन का भी एक शॉट नहीं है, 2 शॉट्स हैं, और वो 2 शॉट्स एक दूसरे से फ्यू वीक्स अपार्ट है। तो आपने एक शॉट दिया, 1-2 हफ्ते का इंतजार किया, फिर एक और शॉट दिया। ये दूसरा शॉट भी उतना इंपॉर्टेंट है भाई। पहला शॉट दे काम नहीं, ये एंटीबायोटिक समझिए, एंटीबायोटिक्स होती है ना कि आपको एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना है, एक एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। तो आपको यहां पे वैक्सीन के दोनों शॉट्स देने, ये बात यहां पे है। इसीलिए रियल में जब वैक्सीन रोल आउट होगी उस समय पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है कि एक ड्राई रन होना चाहिए वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन का मतलब होता है कि भाई पहले आप टेस्टिंग कर लो, ठीक है। तो ड्राई रन कंडक्ट करवाया जाएगा, भारत सरकार ने बोला है, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, गुजरात में और पंजाब में। ये जो ड्राई रन होगा, ये ड्राई रन पहले एक ट्रायल बेसिस पे देगा कि हाँ भाई एक्चुअली जब वैक्सीन आएगी तो हम किस तरीके से वैक्सीन बांटेंगे, उसके लिए पहले ही प्रैक्टिस करी जा रही है आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब में। और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। ये जो कोविन आईटी प्लेटफॉर्म है, ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और उसके यूजेज को प्रॉपरली टेस्ट करेगा। तो पूरे एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस का मैनेजमेंट, तो डाटा एंट्री करना, एलोकेशन ऑफ डेट एंड टाइम, ठीक है, टेस्ट बेनिफिशियरीज के डाटा को मेंटेन करना, इंप्लीमेंटेशन करना, रिपोर्टिंग करना, ये सब कहां पे हो रहा होगा? ये सब इसी प्लेटफॉर्म में हो रहा होगा, कोविन प्लेटफॉर्म में हो रहा होगा। लेकिन जब ड्राई रन होगा ना दोस्तों, तो ड्राई रन में पहले हर डेजिग्नेटेड साइट्स पे 100 एडल्ट्स को वैक्सीन दी जाएगी, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे दी जाएगी। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म होगा कोविन प्लेटफॉर्म, ये कोविन प्लेटफॉर्म बताएगा कि एक पर्सन जिसको अभी के लिए वैक्सीन दे दी गई है उसके लिए अगला टाइम कब है वैक्सीन का, ये भी ये प्लेटफॉर्म बनाएगा। ठीक है भाई। तो यहां पे यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चलते हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास सप्लाई चेन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन देना और ओवरऑल देश की पॉपुलेशन को अलग अलग भागों में सेग्रीगेट करके वैक्सीनेशन देना, ये 2 बिल्कुल अलग फैक्टर्स है। और ये 2 बिल्कुल अलग फैक्टर्स की हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई क्या किया जा रहा है, कोविन प्लेटफॉर्म पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो भाई जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन देनी है उन एडल्ट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, उनके हेल्थ हिस्ट्री को जानने की कोशिश की जाएगी, फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि उनको वैक्सीन देनी है कि नहीं देनी है। एक को वैक्सीन अगर दे दी गई तो सेकेंड डोज के लिए जो आईटी प्लेटफॉर्म है कोविन, वो डेट और टाइम को जनरेट करेगा, और जैसे वो नई वाली वैक्सीन आ जाएगी उस पर्सन को एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाया जाएगा, उसको वैक्सीन दी जाएगी। अब भाई एक बार आपने एक पर्सन को पहली वैक्सीन दी, पहली वैक्सीन के बाद इमीडिएटली कुछ घंटे तक उसके रिस्पांस को मेजर किया जाएगा। तो जिस सेंटर पे भी आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, एक पर्सन वहां पे जाएगा, उसको वैक्सीन मिलेगी। कुछ घंटे तक वो पर्सन उसी सेंटर पे बैठा रहेगा ये देखने के लिए कि कहीं उस वैक्सीन का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। फिर ऑब्वियसली उसको घर दे दिया, भेज दिया जाएगा, फोन के थ्रू, फिजिकल विजिट्स के थ्रू देखा जाएगा कि उस पर्सन की तबीयत कैसी है। सब कुछ अच्छा रहा तो सेकंड डोज दिया जाएगा, सेकंड डोज के बाद भी उसकी तबीयत को मॉनिटर किया जाएगा। तो मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग भी जरूरत है। आप वैक्सीन दे रहे हो बढ़िया है, लेकिन वैक्सीन देने के बाद आपको भूल नहीं जाना, आपको देखना है कि बंदा कैसा है। क्यों देखना है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो फेज 3 ट्रायल्स हुए ना, इस फेज 3 ट्रायल्स में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को नहीं देखा गया। अरे अप्रैल से तो कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है, फेज 3 ट्रायल्स दिसंबर में शुरू हुए हैं, अभी नवंबर दिसंबर में। तो इन फेज 3 ट्रायल्स को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 6 महीने 1 साल के लिए मॉनिटर किया जाता है, लेकिन अभी मॉनिटरिंग का टाइम है ही नहीं। अभी हालत इतनी खराब है कि लोग मर रहे हैं, तो कंट्रोल करना है चीजों को। तो रियल में जब वैक्सीन दी जाएगी उसके बाद मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। फिर भाई ये बोला गया कि 300 मिलियन पीपल को आपको वैक्सीनेट करना है। 300 मिलियन पीपल है 4 हाई रिस्क ग्रुप्स में, ठीक है। और इन 300 मिलियन पीपल के लिए अगर आप 2-2 डोज दे रहे हो तो 600 मिलियन डोजेस हो गए, 60 करोड़ डोजेस हो गए। अभी 60 करोड़ डोजेस की स्टोरेज मजाक बात नहीं है। तो भाई एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी का आपको मैकेनिज्म लेके आना ही पड़ेगा। मिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करना। और एक बात याद रखिएगा, आप किसी एक वैक्सीन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर एस्ट्राजेनेका आप डेवलप कर सकते हो तो आप एस्ट्राजेनेका पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाओ, ये सही नहीं है। आपको एक बास्केट ऑफ वैक्सीन को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि अगर एक वैक्सीन का कोई पोटेंशियल हजार्डस आउटकम आता है तो दूसरी वैक्सीन बैकअप में तैयार रहे जिसका ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। ये सब बातें दोस्तों यहां पे इस आर्टिकल में कही गई हैं। और इसी की जैसा एक और आर्टिकल है, टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। यहां पे चीजें थोड़ी अलग तरीके से बताई गई हैं। वहां पे भी ड्राई रन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यहां पे भी उसी चीज की बात हो रही है, बट यहां पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो अलग है। सब हेडिंग देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट एग्जामिन द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ट्रायल स्कीम एंड वेदर प्राइवेट प्लेयर्स शुड बी अलाउड स्पेस। बहुत अलग अलग पॉइंट यहां पे बताए गए हैं, देखते हैं।
इंडिया का प्लान है कि अगले 6 से 7 महीने में 300 मिलियन पीपल को डोजेस दी जाएगी। अभी इससे पहले मैंने आपके साथ बात की, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, फिर 50 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको दी जाएगी, जिनको बीमारी है उनकी दी जाएगी, जो एसेंशियल सर्विसेज में उनको दी जाएगी। तो इस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जुलाई टू अगस्त 2021 तक 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं, जितनी भी वैक्सीन अभी बन रही हैं वो वैक्सीन एक की नहीं है, उसके लिए 2 डोजेस चाहिए, और 300 मिलियन लोगों को अगर आपको वैक्सीन देनी है तो 600 मिलियन डोजेस चाहिए। अब यहां पे बात की जाए तो देखिए, हमारा जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन। ठीक है भाई, ऑलरेडी ये रिपोर्ट आ रही है कि गवर्नमेंट ने एक डील साइन कर रखी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कि भाई 500 मिलियन डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हम आपसे खरीदेंगे। ओके, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्दी इमरजेंसी ऑथराइजेशन इस वैक्सीन का मिल जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अभी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर हम डिपेंड हो रहे हैं, बट कितना ये अच्छी निकलेगी तो समय ही बताएगा ना। देखिए, सरकार ने अगर 500 मिलियन डोजेस खरीदने का ऑर्डर दे रखा है एस्ट्राजेनेका को, सीरम इंस्टीट्यूट को, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार खरीदेगी। अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है, अगर ये वैक्सीन के इफेक्ट्स अच्छे आते हैं, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा होता है, तो ही सरकार खरीदने वाली है 500 मिलियन डोजेस। तो जो भी सरकारें प्लेस कर रही हैं ऑर्डर वैक्सीन का, इट इज सब्जेक्ट टू द एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीन। अगर वो वैक्सीन एफिशिएंट है, अगर वो सच में लोगों को बीमारी से दूर कर रही है, तो ही सरकारें खरीदने वाली हैं। और कुछ फ्रंट रनर्स हैं वैक्सीन के, जैसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, रशियन की स्पेटनिक 5 है, इनके भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे कि रशियन स्पेटनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल्स रेड्डी लैब्स के साथ चल रहा है। तो मान लीजिए एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन में कुछ फेलियर आ जाता है लास्ट मिनट पे, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो हमारे पास बैकअप में वैक्सीन है, तो हम ये भी खरीद सकते हैं। अब यहां पे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं जिनके ऊपर सरकार यहां पे बात करना चाह रहा है कि जो वैक्सीनेशन पॉलिसी यहां पे सरकार बना रही है, ये वैक्सीनेशन पॉलिसी में ऑथर को कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं। ऑथर को क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी फ्लॉज नजर आ रहे हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और एल्डरली पीपल को हम इंपॉर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। यूके और यूएस में भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो एल्डरली पीपल है, उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है भाई, चलिए, तो जो यूके यूएस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया उसको फॉलो कर रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि आपकी जो वैक्सीन ड्राइव है, वैक्सीनेशन की ड्राइव है, जिस प्रकार से भी आप वैक्सीन दे रहे हैं, उसमें 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। पहली बात तो जिसको आप वैक्सीन दे रहे हो उसको प्रोटेक्शन मिले। दूसरा, यू हैव टू मिनिमाइज और स्लो डाउन द स्पीड एंड स्प्रेड ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि भाई जिसको आप वैक्सीन दे रहे हो उसको प्रोटेक्शन मिले, उसकी बीमारी ठीक हो। दूसरा, वायरल ट्रांसमिशन धीरे धीरे फैले, ज्यादा तेज ना हो वायरल ट्रांसमिशन। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं ऑथर को विद द वैक्सीनेशन ड्राइव। यहां पे सरकार को क्या बोला गया, सरकार को यह बोला गया है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हम वैक्सीन प्रायोरिटी पे देंगे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तो आपको वैक्सीन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये वो इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव हाई लेवल्स ऑफ एक्सपोजर। ये सबकी टेस्टिंग करते हैं, सबको सेग्रीगेट करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो वहां पे ये कोविड-19 के वायरस के टच में आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा खतरे में, तो इनको तो भाई बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरे लोगों से टच में भी आते हैं, तो इनका क्योर रहना चाहिए, इनके अंदर इम्यूनिटी रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनको कोविड-19 हो गया और ये किसी की टेस्टिंग करने गए, तो हो सकता है उसको कोविड-19 कर दे। तो इनका जो इंटरेक्शन है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ है, तो इनको तो नो डाउट आपको पहले वैक्सीन देनी है। लेकिन भाई आप एल्डरली को प्रायोरिटी दे रहे हो। 50 साल से ज्यादा का एक बूढ़ा इंसान जिसको कोविड-19 नहीं है, वो आराम से अपने घर के अंदर बैठा है, अगर आप उसको सबको वैक्सीन दे दोगे, क्या सही है? अभी हमको वैक्सीन की एफिशिएंसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा लोगों के टच में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, वो घर के अंदर सेफ बैठे हुए हैं। तो जब वो घर के अंदर सेफ बैठे हुए हैं, उनको अभी आप इतनी स्पीड में वैक्सीन देने के चक्कर में क्यों हो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है यहां पे सरकार की, उस वैक्सीनेशन ड्राइव में कुछ फ्लॉज उठाए जा रहे हैं। आप हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दीजिए, लेकिन आप एल्डरली को वैक्सीन देने में इतना जल्दी मत करिए। पहली बात तो ऑथर ये बोल रहा है। फिर भाई यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि देखिए, एक जो यंगर पर्सन होता है वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है। यंगर पर्सन ज्यादा मोबाइल होते हैं, वो ज्यादा इधर जाकर नौकरी करना, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना, तो ये सोशल मोबिलिटी है, एक दूसरे से मिलते ज्यादा है। जब एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है और दूसरे को इन्फेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है। और ये तरीके की जो चीजें हैं ना, कुछ जियोलॉजिकल सेटिंग्स में और खतरनाक, जियोलॉजिकल तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ कल्चरल सेटिंग्स में और खतरनाक आएंगे। जैसे मान लीजिए कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेटिंग होगी धारावी स्लम। अभी धारावी स्लम में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी पे। लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई वैक्सीनेशन पॉलिसी में
इस तरीके की जो जगहें हैं, जो स्लम्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा डेंस सेटलमेंट है, वहां पे एक स्पेशल ध्यान देना जरूरी है कोविड-19 को रोकने के लिए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम यहां पे बताई जा रही है, गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है उसमें कुछ फ्लॉज बता रहे हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी पूरी तरीके से डोमेस्टिक नजर आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने केवल इंडिया की जो लेबोरेटरीज हैं और जो इंडिया में जिन वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं, केवल उन वैक्सीन को खरीदने की बात कर रही है गवर्नमेंट। फॉरेन से कोई भी वैक्सीन अभी के लिए गवर्नमेंट ने परचेज नहीं करी है, ना ही कोई ऑर्डर प्लेस किया है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट का यह प्लान है कि हम पब्लिक रिसोर्सेज को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, यानी जितनी भी वैक्सीन का खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर सारी वैक्सीन का खर्चा अगर सरकार उठाती है, वेल एंड गुड, तो भाई देश की सारी जनता को वैक्सीन मिल जाएगी, तो ओवरऑल इक्वालिटी रहेगी, यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में भेदभाव नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंटायर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन को सरकार उठा रही है यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि इसके बीच में थोड़ा बहुत करप्शन हो सकता है। देखिए, सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं। सरकार अगर अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मान लीजिए ये बोल भी दे कि ठीक है भाई, हम पूरी वैक्सीन खुद प्रोवाइड करेंगे, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, और कल की डेट में फाइजर जैसी कंपनी आके अगर सरकार के साथ बातचीत करती है और फाइजर जैसी कंपनी सरकार से बोलती है कि ठीक है, हम आपके यहाँ पे आपको वैक्सीन बेचेंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर -50 डिग्री सेंटीग्रेड में वैक्सीन को स्टोर करने का हम आपके यहाँ बनाएंगे, आपके गरीब लोगों के लिए हम आपको डिस्काउंटेड पॉइंट से वैक्सीन भी देंगे, लेकिन आपके यहाँ जो अमीर लोग हैं उनको हम अपने दानों पर वैक्सीन बेचेंगे। तो हो सकता है कल की डेट में फाइजर जैसी वैक्सीन इफेक्टिव हो जाए, तो वो भारत सरकार के साथ एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में से बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं, $20 की, $25 की, $50 तक की, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए 3,500 5,000 रुपए पर वैक्सीन देने की काबिलियत है लोगों के पास। बहुत से लोगों के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए सरकार है, जिनके पास है उनको तो प्राइवेट कंपनीज बेचना चाहेंगी ना, तो प्राइवेट कंपनीज एंट्री मारना चाहेंगी। तो एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल बनाने की जरूरत है सरकार को। सरकार अगर शुरू में ही ये बोल देगी कि नहीं भाई, पूरा खर्चा वैक्सीन का हम उठाने वाले हैं, तो दैट इज नॉट एन इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल। कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को भी यहां पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर ऑथर एक बार और कर रहा है, ये भी बोल रहा था कि देखिए, अगर सब कुछ सरकार बांटने लगा, सारी वैक्सीन सरकार बांटने लगी, तो जो अमीर लोग हैं ना, वो अमीर लोग क्या सोचेंगे। देखिए, अमीर लोग का दबदबा है, कहीं ना कहीं गरीबों से अमीर ज्यादा अच्छी पोजीशन में, तो सरकारी मैकेनिज्म का भी ये अमीर गलत प्रयोग करके अपने आप को वैक्सीन पहले दिलवा लेंगे और पुअर वल्नरेबल रह जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरी एक्सरसाइज का, सरकार सारा खर्चा क्यों उठा रही है, ताकि वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरी पॉपुलेशन में। ये लॉजिक है यहाँ पे। अभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और सरकारी पॉलिसी में भी अमीरों ने फायदा उठा लिया, तो नुकसान किसका है, गरीबों का है। तो बेटर अप्रोच ऑथर के हिसाब से ये है कि भाई एक ऐसी अप्रोच रखी जाए जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनीज को ये आजादी दी जाए कि भाई ठीक है, सब्जेक्ट टू सम जेन्युइन चार्जेस आप अपनी वैक्सीन को इंडियन मार्केट में बेच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा रेट पे वही वैक्सीन खरीद सकते हैं डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों से, और सरकारी तंत्र में गरीब लोगों को वो वैक्सीन कम दामों में अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके का कुछ मतलब एक मैकेनिज्म इवॉल्व करने की बात की जा रही है। फिर अगर आप दुनिया भर में वैक्सीन की बात करिए, तो मॉडर्ना नाम की एक वैक्सीन है जिसके ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल्स खत्म ही हो रहे हैं। फाइजर नाम की वैक्सीन को तो इंग्लैंड में अप्रूवल मिल चुका है। अब इनकी प्राइसिंग देखिए, तो मॉडर्ना की पर वैक्सीन का प्राइस है $18 पर डोज, फाइजर की पर वैक्सीन का प्राइस है €12 पर डोज। $18 पर डोज कितना हो गया, तो मान के चल लीजिए 1,500 रुपए के लगभग। €12 पर डोज कितना हो गया, लगभग 1,200 रुपए के लगभग। आपको पता है फाइजर का दाम कितना कोट किया जा रहा है इंडिया में। फाइजर कंपनी ये बोल रही है कि इंडिया में अगर हम अपनी एक वैक्सीन को बेचेंगे तो हम $37 पर डोज से बेचेंगे। सोचिए, मॉडर्ना नाम की वैक्सीन यूएस मार्केट में $18 पर डोज पे बिक रही है, और फाइजर की वैक्सीन यूके में और यूरोप कंट्रीज में €12 पर डोज की मिली, 1,200 रुपए, और इंडिया में 3 गुना, मतलब इंडिया में 3600-3700 रुपए की बिकेगी वो। तो कुल मिला के 3 गुना तो नहीं, क्योंकि वो €12 है और वो $37 है, तो $37 मान के चल लीजिए, लगभग 2700-2800 रुपए के लगभग आपका दाम पहुंच रहा है। तो यूरोप में वो वैक्सीन सस्ती मिलेगी और इंडिया में महंगी मिलेगी। अभी यूरोप में वो वैक्सीन सस्ती क्यों बिक रही है, सारे वैक्सीन प्रोड्यूसर्स यूरोप में चीजें सस्ती क्यों बेचना चाह रहे हैं, उसका रीजन ये है कि यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है, साथ साथ यूरोप के लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी है। इंडिया में जब ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स चीजें बेचने आते हैं, तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बट इंडिया में जो अमीर लोग हैं जो वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं वो कम है। तो ऐसे केसेस में ये प्राइवेट कंपनीज कोशिश करती हैं कि जो टॉप वाला लॉट है उससे ज्यादा पैसा निकाल के हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि गरीब वाला लॉट तो सरकारी हॉस्पिटल ही जाएगा, वो हमारी वैक्सीन $37 में खरीदेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भास्कर दत्त साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है अशोक यूनिवर्सिटी, उनका ये बोलना है कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म जहां पे
वो लोग जो वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं उनको प्रॉपर दामों पर वैक्सीन मिल जाए, और जो नहीं कर सकते उनको सरकार इंश्योर करे कि उनको वैक्सीन मिलेगी। तो ये था दोस्तों, इसके बारे में और भी आगे आर्टिकल्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। हैव अ ग्रेट डे। गुड।